काली कहकशां का तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है, समाप्त फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये इमरान सीरीज़ का मुकम्मल नावल है जिसमें जोसेफ है और इमरान है। एडवेंचर से भरपूर नावल है ये, समाप्त फरमाइए। जोसेफ एहतराम में झुका था। ये जोसेफ मोगंडा है ये, और ये जीनत है। इमरान ने तारुफ कराया। खुशामदीद मिसी। जोसेफ ने दांत निकाल दिए। दरवाज़ा खोलो, इमरान ने कहा। जोसेफ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और इमरान ने जीनू से अंदर चलने को कहा था। वाकई खान के पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। जीनू ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, तुम यहाँ महफूज रहोगी। गाड़ी बुलेट प्रूफ भी है। क्या तुम्हारे सफ़र का कोई ख़ास मकसद है? कुत्ते ने काटा था, सोचा इसी बहाने तब्दीली हवा हो जाएगी। इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। मैं नहीं समझी। वाकई कुत्ते ने काटा था। कुछ खाओ पियोगी? पिछली रात से कुछ नहीं खाया। फ़िलहाल अंडों के सैंडविच और काफ़ी पेश कर सकूँगा। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। खुद को खत्ते महफूज समझो। मेरा बॉडीगार्ड बेहतरीन लड़ाका है। तुम भी कम नहीं मालूम होते हो। मेरे खुदा, 6 फायर और तुम जिंदा हो। मुझे तो आज तक किसी ने औरत के हाथों मारे जाने की दुआ नहीं दी। ख़ज़ाक़ों, मैं अजनबियों को दाखिल होने नहीं दिया जाता। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ना सुनी होगी, लेकिन होता यही है कि सरकारी ऑफिसर वही करता है जो खान चाहता है। तब तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर ये सयाह कहाँ जाते हैं? हमारे हमारे सियासत के लिटरेचर में ख़ज़ातों को ख़ास अहमियत हासिल है। सब कागज़ी बातें हैं। सयाहों को सोबचा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ख़ज़ातों का फासला वहाँ से 10 मील है। वो इमरान ने पुरतफक्कुर अंदाज में सर को जंबिश दी थी। वहाँ एक अकामती होटल भी है, छोटा सा बाजार है, कुछ आबादी है, खाते पीते लोगों की। तब फिर तुम कैसे जाओगे? तुम मुझे सबूचा में उतार देना। इमरान कुछ नहीं बोला था। वो भी खामोश बैठी उसे सैंडविच के लिए अंडे फ्राई करते देखती रही थी। जोसेफ बाहर ही था। तो अब तुम खान के मुकाबले में बिल्कुल तन्हा हो? इमरान ने थोड़ी देर बाद सवाल किया, और वह चौंक कर इसे टटोलने वाली नज़रों से देखने लगी। फिर शुबह असर उठा रहे हैं जहन में। इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। मेरी समझ में नहीं आता। अगर तुम तन्हा रह गई हो तो तुम्हारी सोच समझ कर क़दम उठाना चाहिए। मुझे इस पर हैरत है कि तुमने इसके बारे में बिलतफ़सील जानने की कोशिश नहीं की। अगर तुम मुनासिब समझोगी तो खुद ही सब कुछ बता दोगी। खैर, ये लो सैंडविच खाओ, मैं काफ़ी तैयार करता हूँ। अगर उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोक कर तलाशी ली तो क्या होगा? तुम्हें नहीं पा सकेंगे। इमरान बोला, मुतमईन रहो, ये एक शब्दाबाज गाड़ी है। तुम इन्हें नज़र नहीं आओगी। तुम शब्दाबाज हो, इसीलिए मेरी गोलियों से बच गए। लंदन में मैंने ऐसा ही एक शब्दा देखा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक शब्दाबाज राइफ़ल की गोलियों को दांतों से पकड़ता था। मैं भी इस दर्जे पर फाइज नहीं हुआ। मैं समझ गई। तुम यहाँ खेल तमाशे के लिए आए हो। इसके बावजूद भी शायद ख़ज़ातों में दाखिल ना हो सको। अलबत्ता अगर सरकारी अफसर चाहे तो। शब्दाबाज ज़रूर हूँ, लेकिन इस सफ़र का मकसद सिर्फ तफरीह है। हाँ, तो तुम्हारा साथी कैसे मरा था? बूढ़ा आदमी था, फुर्तीलेपन का मुजाहरा नहीं कर सका था। मैं गार से निकासी के दूसरे रास्ते से भी वाकिफ़ थी। निकल आई। आखिर खां को तुम दोनों से क्या शिकायत थी? मुझे शिकायत है खां से। उन्होंने मेरे बाबा को गिरफ़्तार कर लिया है, गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करके। मैं नहीं जानती कि वो ज़िंदा भी हैं या ख़त्म कर दिए गए हैं। गद्दारी? किससे गद्दारी? क्या तुम्हारे बाबा ने मुल्की क़वानीन को मानने से इनकार कर दिया था? मुल्की क़वानीन? वो हिक़ारत से हंस कर रह गई। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहती हो। यहाँ खान का कानून चलता है। मेरे बाबा खान के बिजनेस मैनेजर थे। हाँ, खान का कोई बिजनेस भी है। क्यों नहीं? यहाँ से शुमाली सरहद पर लाखों का माल जाता है। ओह खूब। क्या चीज़ होती है? गल्ला, शक्कर, घी और सूती कपड़े वगैरह। और तुम्हारे बाबा क्या नाम बताया था? शायद मैंने तुम्हें अभी तक नाम नहीं बताया। वो उसे गौर से देखती हुई बोली। ना बताया होगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। उसका नाम जाबिर खां है। अच्छा, तो फिर शायद वो खान के किसी कारोबारी हरीफ से मिल गए होंगे, इसीलिए गद्दारी का इल्ज़ाम आया है। सवाल ही नहीं पैदा होता, ज़ीनू ने गुस्सेले लहजे में कहा। आखिर कुछ तो होगा जिसकी बुना पर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। साजिश, और इस साजिश का सरगना इस इलाके का सबसे बड़ा आदमी दाराब है। खां का मसाइब खास कहलाता है। इसने बाबा से मेरा रिश्ता मांगा था, मैंने इनकार कर दिया था। तुम्हारी मर्ज़ी मालूम किए बगैर
میں نے تو اس کا نام تک لینا پسند نہیں کرتی۔ اچھا تو پھر یہاں اس کو غداری کہتے ہوں گے۔ تم کسی اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہو، جو تم نے بتایا ہے اس پر تبصرہ کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا انہیں علم تھا کہ وہ کسی الزام کے تحت گرفتار کر لیے جائیں گے؟ یہ نہیں جانتی، لیکن پرسوں شب کو وہ بہت پریشان تھے۔ میں نے پوچھا تو ٹال گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رات انہوں نے ٹہل کر گزاری تھی۔ دوسری صبح میں شکار کو چل دی۔ جانتی تھی کہ وہ مجھے پریشانی کا سبب نہیں بتائیں گے، کبھی اپنی کسی الجھن میں شریک نہیں کرتے تھے۔ بہرحال دوپہر کو شکار سے واپس آئی تو معلوم ہوا کہ داراب دھوکے سے حملہ آور ہوا اور انہیں پکڑ کر لے گیا۔ سرکاری حوالات میں ہوں گے۔ یہاں کوئی سرکاری حوالات یا جیل نہیں ہے۔ خان کے محل کہکشاں میں ایک اذیت خانہ بھی ہے، جہاں ایسے قیدی رکھے جاتے ہیں جنہیں کسی بنا پر خان ہی سزا دینا چاہتا ہو۔ تب تو وہاں سے ضمانت پر بھی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ تم قانون کی حکمرانی والی اصطلاحات استعمال کر رہے ہو، یہاں ان کا تصور احمقانہ ہے۔ تمہارے بابا کس قسم کے آدمی ہیں؟ میں نہیں سمجھی۔ کیا ان کا رجحان قانون کی حکمرانی کی طرف تھا؟ یہ میں نہیں جانتی، لیکن وہ اس طرز زندگی کو پسند نہیں کرتے۔ آخر سرکاری آفیسر کی موجودگی ڈھونگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تب تو یہ خان سے کھلی ہوئی غداری ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس علاقے کے لوگ بھی ویسی ہی زندگی بسر کر سکیں جیسے ملک کے دوسرے حصوں کے لوگ کرتے ہیں، اور وہ اپنے ان خیالات کا اعلان بھی کرتے رہے ہوں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے والدہ کسی سے بھی وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ خان کا وہ محل کہکشاں خزاتوغا ہی میں ہوگا، وہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم تنہا کیا کر لو گی؟ اپنی جان دے دوں گی، اس سے فائدہ پھر کیا کروں؟ میرے ساتھ سبوچا ہی میں قیام کرو، کوئی صورت نکل جائے گی۔ اس نے عمران کو طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہیں اچھی لگی ہوں؟ عمران کے چہرے پر حماقتوں کی پرچھائیاں کچھ اور گہری ہو گئیں، اور اس نے ہکلا کر کہا، میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تمہیں بتا دوں کہ میں نے یورپ میں بھی پاک بازی کی زندگی بسر کی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عمران سر ہلا کر بولا، نیکوکاروں کے لیے جنت ہے۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی، نہیں، خود کو الو محسوس کر رہا ہوں۔ اب تم کافی پیو اور چلتی پھرتی نظر آؤ۔ تمہاری 6 گولیاں مجھ پر ادھار رہی ہیں۔ غضب خدا کا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لڑکیاں مجھے اپنی پاک بازی کے دھونس میں لینا شروع کر دیں۔ کیا مطلب؟ ارے مجھے اس سے کیا سروکار کہ تم کتنی پاک باز ہو؟ یہ لفظ بھی مجھے کبوتر بازی کا سا لگنے لگا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب چپ رہو ورنہ جھاپڑ رسود کروں گا۔ کتے کاٹے کا مریض ہوں۔ واقعی کچھ پاگل ہی لگ رہے ہو جوزف، عمران نے آواز دی۔ یس باس، باہر سے جواب ملا۔ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ اوکے باس، چلو اترو، عمران نے خوش لہجے میں زینو سے کہا۔ چلو، سبوچا میں اتروں گی؟ زینو غرائی، جہنم میں جاؤ، کہہ کر عمران نے سوئچ بورڈ کے ایک پش سوئچ پر انگلی رکھ دی تھی۔ ساری کھڑکیوں پر نیلے رنگ کے شیشے چڑھ گئے۔ وہ واقعی شاندار چیز ہے، زینو بولی۔ اب ہمیں باہر سے نہیں دیکھا جا سکے گا اور ہم سب دیکھتے رہیں گے۔ عمران خاموش رہا۔ جوزف نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ کہکشاں رات کے اندھیرے میں کہکشاں ہی معلوم ہوتی تھی۔ قلعہ نما عمارت، جھروکوں میں چراغ ہی چراغ روشن نظر آتے، اور یہ روشنیاں میلوں دور سے دکھائی دیتی تھی، لیکن دن کی اجالے میں سیاہ پتھروں سے بنائی ہوئی اس عمارت کو دیکھ کر عجیب سی دہشت ذہن پر طاری ہوتی تھی۔ شاید اسی بنا پر لوگ اسے کالی کہکشاں کہنے لگے تھے۔ یہ خان خزاتوغا کا محل تھا، خان خزاتوغا، جس کے تصور سے بھی اس کے زمینوں پر بسنے والے لرزنے لگتے تھے۔ طویل قامت اور مضبوط جسم والا یہ آدمی 60-65 سال کے درمیان رہا ہوگا۔ چڑی ہوئی سفید داڑھی اور گھنی مچھلیوں کے اوپر 2 خونخوار آنکھیں اس کی ہیبت ناکی میں مزید اضافہ کرتی تھیں۔ عام طور پر کہا جاتا تھا کہ اس کے مقابل دوران گفتگو میں آنکھ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پیشی کی خبر سن کر متعلقہ افراد کا دم نکل جاتا۔ اس وقت وہ اپنے دیوان خاص میں ایک زرد رنگ کرسی پر بیٹھا خصوصی مصاحب داراب کو خیرآلود نظروں سے گھور جا رہا تھا، اور داراب سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جہاں خان کے بعد اس علاقے میں وہی سب خطرناک آدمی تصور کیا جاتا تھا، اس کے مظالم کے چرچے دور تک تھے۔ خان کا رہنا
बाना हाथ तस्वर किया जाता। एक लड़की थी तेरे ख्वाबों में ना आ सकी, खान दफ्तन धाड़ा। आली जा लड़की ही होने की वजह से काबू ना आ सकी, और ज़ात पर कैसे हाथ उठाऊं। दारब कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, हमें इत्तला मिली है कि इसने 2 सिपाहियों को मार भी डाला है। अंधेरे में दीवाना वार फायर कर रही थी। इसे महज इत्तेफाक समझा जाए कि 2 आदमी मर गए। अगर वो इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो गई तो हम तेरी खाल खिंचवा कर भूस भर देंगे। वो बाहर नहीं जाएगी आली जा, गुलाम ने नाकाबंदी कर दी है। इसका साथी कौन था? गुलजार के कवे खाने का मालिक सुमरगुल, वो मारा गया। इसका मतलब इसका सब कुछ जब्त कर लिया जाए। उसके वर्षा में कौन कौन है? कोई भी नहीं है। तना था अलीजा। जाबर की कितनी उंगलियां काटी गई? 2 अलीजा। वो खान के लहजे में हैरत थी। उसने अभी तक जबान नहीं खोली। इसलिए ख्याल होता है अलीजा कि कहीं वो सचमुच लाइल्मी ना हो। क्यों बकवास करता है? माफ़ी चाहता हूँ अलीजा। हर रोज़ एक उंगली, इस पर भी जबान ना खोले तो कान, फिर नाक, फिर आंखें। ऐसा ही होगा अलीजा। दारा गम हुआ था। खान ने हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। वो उल्टे कदमों चलता हुआ दरवाजे की तरफ आया, फिर बाहर निकल गया। उसके करखत चेहरे पर तशवीश के आसार कुछ अजीब से लग रहे थे। थोड़ी ही दूर चला हुआ कि किसी ने गजब से आवाज़ दी। रुक कर मुड़ा। एक मुअम्मर आदमी तेज़ी से उसकी जानिब बड़ा आ रहा था। खैर तो है? कुछ परेशान नज़र आ रहे हो? इसने करीब पहुँच कर कहा। कुछ नहीं समत खान, कोई ख़ास बात नहीं। इतने में आईने में शक्ल देखो अपनी। क्या वाकई परेशान लग रहा हूँ? तुम्हारी फितरत के लोग अगर परेशान हो तो सेलों दूर से एहसास हो जाएगा। जाबर खां का किस्सा है। वो तवील सांस लेकर बोला, आखिर उसकी क्या खता सरजोई हुई? इस कैम्प में उसने जो माल सरहद पार पहुंचाया था, उसमें से कोई चीज़ गुम हो गई है अलीजा का ख्याल है इसमें जाबर खां की बददियानती को दखल है। क्या कोई बहुत कीमती चीज़? खुदा जाने, मेरे इल्म के मुताबिक वो सिर्फ एक लिफाफा था। लिफाफा? तो फिर वो जाबर खां की जेब में ही रहा होगा। नहीं, किसी पट्टी में था। जाबर खां इस हद तक तो इतराफ़ करता है। एक जगह ट्रक से कुछ पट्टियाँ गिर कर टूट गई थी और उनका सामान समेट कर दोबारा पैकिंग किया गया था, लेकिन उसे किसी लिफाफे का इल्म नहीं। तो फिर वो ठीक ही कहता होगा। खामोश। दाराब ने चारों तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम भी अपनी उंगलियां कटवाना चाहते हो? क्या उसकी उंगली काटी जा रही है? बूढ़े ने खौफजदा लहजे में कहा, हाँ, 2 उंगलियां कट चुकी हैं। अगर उसे इल्म होता तो ज़रूर एतराफ़ कर लेता। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर वो कुछ सुनने पर तैयार नहीं। अल्लाह रहम करे। बूढ़ा तवील सांस लेकर बोला, अब जीनों की तलाश है, लेकिन वो काबू में नहीं आ रही। 2 सिपाही भी उसके हाथ मारे गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई गजंत पहुँचे। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? मेरी नसीहत सुनो। अपने किसी रवैये से हरगिज़ ना ज़ाहिर होने देना कि तुम्हें उससे हमदर्दी है। मैं समझता हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद वो एक कमरे में दाखिल हुए थे। दाराब इस्तफामिया नज़रों से बूढ़े को देखे जा रहा था। बूढ़ा कुछ देर बाद बोला, जब से खानों के इक़्तिदार के खात्मे की तहरीक शुरू हुई है, खान का रवैया कुछ तलख हो गया है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। अब सवाल ये है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए? जो खान का रवैया वही हमारा भी होना चाहिए। बूढ़े ने उसे गौर से देखा था और बोला था, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। हमारे खान का इक़्तिदार नहीं ख़त्म हो सकता। दाराब ने कौमी हुकूमत ने इसे अब तक जो कुछ किया भी है, वो किसी हुकूमत को नहीं जानता। मेरा हाकिम खान खज़ातुगा तुम्हारी बुजुर्गी का ख्याल माना है, वरना मुझे गलत ना समझो। दाराब, मैं भी खान का उतना ही वफादार हूँ जितने तुम हो। फिर क्या कहना चाहते हो? यही कि जावेद खान की बेटी यहाँ से बाहर न जाने पाए, क्योंकि कौमी हुकूमत खानों के ख़िलाफ़ शहादतें इकट्ठा कर रही है, और तुम अभी कह चुके हो कि तुम्हें लड़की से हमदर्दी है। दाराब चौंक कर उसे घूरने लगा था। शायद अब इसने अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसे ये बात ज़बान से नहीं निकालनी चाहिए थी। तुम ये बात अपनी ही ज़ात तक महदूद रखोगे। मुतमईन रहो, ऐसा ही होगा। मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। किस तरह यकीन दिलाऊं? बूढ़ा झंझला कर बोला। इस तरह के दाराब
इस तरह कहकर दाराब ने बूढ़े का सर दीवार से टकरा दिया था। ऐसी शदीद ज़रब थी कि वो आवाज़ निकाले बगैर गिरकर हलाक हो गया था। दाराब ने अपना दायां पैर उसके गर्दन पर रख दिया, फिर उस वक्त तक दबाव डालता रहा जब तक बूढ़े का दम नहीं निकल गया। उसने दीवाने ख़ास में अपनी पेशी कराई थी। खान अभी वहीं था, इसलिए फौरी तौर पर हाजिरी की इजाज़त मिल गई थी। कोई ख़ास खबर लाया है? खान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ख़ास खबर है आलीजा, मैंने समद खान को मार डाला। क्यों? वो उसे घूरने लगा था और अब सर झुकाए खड़ा भरी आवाज़ में बोला। गुलाम की बर्दाश्त से बाहर थी ये बात कि वो कौमी हुकूमत के गुण गाए। अच्छा, क्या कहा था उसने? यही कि खुदा करे जाबिर की बेटी दारुल हुकूमत तक पहुंच जाए ताकि इस जालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ कौमी हुकूमत को एक सबूत मिल जाए। ये कहा था उस बकबक ने। हाँ अलीजा, इसने आगे सुनने की ताब नहीं रही और मैं उसकी ज़ईफ़ी का ख्याल किए बगैर उस पर टूट पड़ा। मैं नहीं सुन सकता ऐसी बातें। तूने हक़ नमक अदा किया। हम खुश हुए। उस खबीस के लाश को गंदे कचड़े में दफन करा दे। उस खबीस की लाश को गंदे कीचड़ में दफन करा दे। बहुत बेहतर आलीजा। सड़क चकराती हुई नशेब में चली गई थी और वो सरसब्ज़ वादी गोया ज़मरद का प्याला थी जो भूरी चट्टानों वाले ऐसे इलाके को कुदरत की तरफ से अता कर दिया गया था। जोसेफ की बाहें खुल गई थी और उसने इमरान से कहा था, वाह बाज, मज़ा आ गया। यहाँ तो एक बोतल से 2.5 का नशा होगा। वो इस वक्त जोसेफ ही ड्राइव कर रहा था। इमरान इसके बराबर बैठा हो रहा था। क्या कहा था तूने? वो चौंक कर बोला। ज़रा बाएं जानिब देखो, शायद हमें वहाँ रुकना है। इमारतें नज़र आ रही हैं, बड़ी हसीन जगह है। शायद हम सोबोचा पहुँच गए हैं, इमरान ने कहा और जमाई के लेकर मुँह चलाने लगा। इस वक्त सूरत से अव्वल दर्जे का काहिल मालूम हो रहा था। क्या लड़की सो रही है? जोसेफ ने पूछा। मैंने उसे काफ़ी में खौफ आवर सुफुफ दिया था ताकि इसकी बेखबरी में इसका हुलिया तब्दील कर सकूं। हर जगह मसाइल तुम्हारे मुंतज़र रहते हैं, कहीं चैन से नहीं, ख्वाह कुत्ता ही क्यों ना काट ले। मजलूम लड़की है, बड़ी जीदार मालूम होती है कि तन्हा भेड़ियों के गौल में घुसने की कोशिश कर रही थी। मेरे मुल्क के इस खत्ते में ऐसे ही बेजिगर और गैर लोग पाए जाते हैं। मगर तुम इस वक्त इस सिलसिले में क्या कर सकोगे जबकि पहली बार इधर आए हो? देखा जाएगा। हाँ देखो, बस्ती से बाहर गाड़ी रोकना। पूरी बात इसे समझाए बगैर बस्ती में दाखिल नहीं होना चाहता और फिर यहाँ तो वही रहनुमाई करेगी। जहाँ कहूँ रोक दूँ। कोई मुनासिब सी जगह देखकर गाड़ी को सड़क से उतार देना। यहाँ बाईं जानिब मुसल्ला जगहों की कमी नहीं है। मस्ता जगहों की कमी नहीं है। उधर निकल चलो। जोसेफ ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। गाड़ी भी सड़क पर से ना दिखाई देगी। हाँ ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। जोसेफ ने गाड़ी उधर ही उतार दी जिस तरफ इशारा किया था और अभी रुकने के लिए जगह का तायन भी नहीं कर पाया था कि अचानक 7-8 मुसल्ला आदमियों ने किसी तरफ से नमूदार होकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया। रोक दो, इमरान आहिस्ता से बोला। किधर जाता? एक आदमी किधर जाता तुम? एक आदमी ने आगे बढ़कर पूछा। सबूचा, इमरान ने जवाब दिया। ज़रा इधर रुककर कुछ खाएं पिएंगे। गाड़ी को सभी हैरत से देख रहे थे। तलाशी लेगा, उस आदमी ने कहा। ज़रूर, इधर मेरी जनानी सो रही है। इमरान ने गाड़ी के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया। उसने गाड़ी का आखिरी दरवाज़ा खोला था और फिर इसे भी इत्तेफाकी कहना चाहिए कि ठीक उसी वक्त गहरी नींद सोने वाली भी उठ बैठी थी। तलाशी लेने पर इसरार करने वाला आगे बढ़ा था और ज़ीनू की आंखों से खौफ झांकने लगा था। इमरान ने इंग्लिश में कहा था, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, तुम इनकी नज़रों से गायब हो गई हो, चुपचाप बैठी रहो। वो थूक निकल कर रह गई थी। तलाशी लेने वाले ने अंदर का जायज़ा लिया था लेकिन उस पर सिर्फ उचटती सी नज़र डाली थी। ठीक है, वो सर हिलाकर पीछे हटता हुआ बोला। इमरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लोग वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद उसने फिर दरवाज़ा खोला था। ज़ीनू
सकते कैसे आलम में बैठी नजर आई। तुमने देखा मेरा शब्द? इमरान हंसकर बोला, इन्हें तुम्हारी तलाश थी लेकिन तुम नहीं दिखाई दे सके। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, भरी आवाज़ में बोला। मुझे दाद ना दोगी? मैं कैसे यकीन कर लूँ जबकि उनसे नज़रें चार चार हुई थी। उन्होंने मुझे देखा था, फिर क्यों दम दबाकर चले गए? या फिर वो तुम्हें पहचानते ही ना हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। कम से कम 3 आदमी उनमें से ऐसे थे जो मुझे दूर से ही पहचान लेते। तो फिर रही ना मेरे शब्द की बात। हो, ये मेरे चेहरे पर भारीपन कैसा है? उसने कहा था और फिर चेहरे की तरफ हाथ ले जाने वाली थी कि इमरान उठाकर बोला, ठहरो, कहीं मेरी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। क्या मतलब? शोभदा, इमरान ने कहा और रेक पर से आईना उठाकर उसके सामने रख दिया। तहरीर से आवाज़ आई। आवाज़ उसके हलक से निकली थी और फिर वो आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगी थी। क्या ये तुम नहीं हो? इमरान ने हंसकर पूछा। मैं नहीं। वो अहमकाना अंदाज में हंस पड़ी। फिर बोली, ये कोई यूरेशियन मालूम होती है, इसीलिए अब तुम सिर्फ इंग्लिश में गुफ्तगू करोगी। 2-3 घंटे लगेंगे इस मेकअप के आदी होने में। लेकिन ये कब और कैसे हुआ? जैसे भी हुआ इस पर नादिम हुआ, वरना बकायमी होश व हवास तुम मुझे अपने चेहरे पर हाथ भी ना लगाने देती। क्या क्या तुमने? वो एक बैग उछल कर खड़ी हो गई। काफ़ी में ख्वाब और दवा शामिल की थी, खुदा की पनाह, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा ही ना था। ये ना करता तो तुम इस वक्त कहाँ होती? मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुम कौन हो? और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना मेरी हॉबी है। मेकअप के माहिर मालूम होते हो, शायद यही प्लास्टिक मेकअप कहलाता है। तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। किस हद तक मेरा साथ दोगे? जिस हद तक तुम चाहो। मैं नादिम हूँ कि मैंने इब्तिदा में तुम्हारे बारे में अच्छी राय का इजहार नहीं किया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बर्ताव का आदी हूँ। सच बताओ, तुम कौन हो? अली इमरान, MSc, DSc, एक्शन वगैरह और भी बहुत सी क्वालिफ़िकेशंस हैं। ओ, तुम महज तफरी यहाँ आए हो? अभी तक तो यही ख्याल था, लेकिन शायद अब तफरी की आरज़ू दिल ही में रह जाए। तुम इन ख़तरात का तस्वर नहीं कर सकते जिनसे दो चार हूँ। मेरी हिमायत का बेड़ा उठाकर देखा जाएगा, फिर सोच लो। कुछ कर गुजरने के बाद ही सोचने का आदी हूँ। खान खजा तो गा से टकराना पड़ेगा। क्या वो पहाड़ है? यही समझ लो। इसकी अजियत खाने तक पहुँचने का तय कर चुका हूँ। काश मुझे तुम्हारे वालिद के जुर्म की नौयत का इल्म हो सकता। बाज़ औक़ात खान गलतफ़हमी में मुब्तला होकर भी दूसरों की ज़िंदगियों से खेलने लगता है। मुझे खौफज़दा करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मर्ज़ी, मैं देखूँगी कि कब तक साबित कदम रहते हो। सबोचा पहुँचकर हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं समझी। गाड़ी में ही क़याम मुनासिब रहेगा या होटल में ठहरें? मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस नादिदा नायाब गाड़ी से भी ना हाथ धो बैठो। अगर खान तक इसकी शहरत पहुँची तो वो पहले तुमसे इसकी कीमत फ़रोख्त की पूछी जाएगी। लेकिन अगर तो फ़रोख्त कर देने पर आमेदा ना हुए तो ये हैरत अंगेज़ तौर पर तुम्हारे कब्ज़े से निकल जाएगी, या कोई बहुत बड़ा जिन खान के ताबे है। वो खुद ही किसी जिन से कम नहीं है। और फिर दाराब जैसे लोगों के आगा को ऐसा ही होना चाहिए। काम की बात करो। खान खजा तुगा के खसीदे से मुझे ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। मैं समझ गई, तुम इस इलाके के कमीशंस के कोई ख़ास आदमी और तुम्हें किसी ख़ास मकसद के तहत भेजा गया है। मैं अब तुम्हारी किसी बात की तरवीद नहीं करूँगा। देखा कैसा पहचाना मैंने? अपनी बातों का खुद ही जवाब दे रही हो, ये अच्छी अलामत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि गाड़ी के सिलसिले में किसी पर एतमाद ना करना। यहाँ खान के हुक्म से कोई भी सरताबी नहीं कर सकता। तुम फ़िलहाल अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता। इसी बरबुतले पर निकल खड़ी हुई हो। यहाँ किस में इतनी ज़रूरत है कि खान के ख़िलाफ़ मेरा साथ दे सके? अच्छा, बस अब यह क़िस्सा ख़त्म करो और नीचे उतर कर देखो। क्या सबोचा के करीब पहुँच गए हैं? वो गाड़ी से उतर कर चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगी, फिर पलट कर इमरान से बोली, 2-2.5 मील का सफ़र और बाकी है। अगर हम अभी रवाना हो जाएं तो गुरूब आफ्ताब से क़बल ही सलोचा के करीब पहुंच जाएंगे।
इमरान ने जोसेफ को फिर हिदायत दी थी और गाड़ी फिर सड़क पर निकल आई थी। थोड़ी देर बाद वो बस्ती में दाखिल हुए थे और जीनू ने एक ऐसे बाग की तरफ रहनुमाई की थी जहाँ मुतहद खेमे नस्ब थे और कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। कुछ सियाह यूँ भी गुज़र करते हैं यहाँ, उसने कहा। हमारे लिए भी यही मुनासिब रहेगा, जोसेफ बोला। किसी होटल की घुटन से लाख बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ी की निगरानी करना पड़ेगी। मेरी मौजूदगी में कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा, जोसेफ ने कहा। वैसे भी कोई जुर्रत नहीं करेगा क्योंकि इस वक्त इस पर कौमी फ़ौज का निशान मौजूद है, इमरान ने कहा। वो तुम्हारा ताल्लुक़ फ़ौज से है, ज़ैनू ने उसे गौर से देखती हुई बोली। फिर याद दिला दूँ कि ये एक शोबदाबाज गाड़ी है, इमरान ने कहा। खैर हाँ, तो सूरत ये होगी तुम गाड़ी में सोओगी और हम दोनों खेमे में रहेंगे। एक छोटा सा खेमा भी लाया हूँ, मेरी वजह से तुम लोग भी जहमत में पड़े हुए हो, ज़ैनू ने कहा और आईना उठाकर फिर अपना जायज़ा लेने लगी। फिर इस तरह चौंक पड़ी जैसे किसी नए ख्याल ने जहन को जन्म लिया हो। सुनो दोस्त, उसने इमरान को मुखातिब किया, मैं यूरोशियन नहीं हूँ बल्कि एक फ्रांसीसी लड़की हूँ। ज़ैनू नहीं बल्कि ज़याना नाम है। मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, जो कौमियत चाहो इख्तियार कर लो, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? हम कहकशां में दाखिल हो सकेंगे। खान गैर मुल्कियों को महल देखने की इजाज़त दे देता है, बल्कि कभी मेहमान भी बना लेता है और फ़ौजियों से भी नहीं उलझता। कई बार फ़ौजी अफसर भी कहकशां देखने गए हैं। तुम क्यों ना किसी फ़ौजी ऑफिसर का संग रचाओ। मैं फ़्रांस से आई हूँ और ये तुम्हारा नेग्रो बॉडीगार्ड मेरा बॉडीगार्ड बन जाए। यानी ये मेरे साथ फ्रांसी से आया है। मेरी और तुम्हारी पुरानी दोस्ती है और मैं यहाँ तुम्हारी मेहमान हूँ। अगर इस तरह कहकशां में रसाई हो गई तो फिर समझो काम बन गया। मैं इमारत के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन ठहरो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि सदर के पॉलिटिकल एजेंट से मिलकर उस महल में दाखिले की सिफारिश करा सको? फ़िक्र ना करो, ये भी हो जाएगा। वैसे तुम्हें सूझी खूब है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। खैर, तो अब तुम मुझे कर्नल इमरान कहकर मुखातिब कर सकती हो। दफ्तर जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, वो लोग फिर आ रहे हैं। आने दो, इमरान ने कहा और ज़ैनू से बोला, हमारी गुफ्तगू के दौरान मैं इस तरह गैर मुतल्लक नज़र आने की कोशिश करना जैसे ज़बान को समझ नहीं सकती। मैं एहतियात रखूँगी। यहाँ पर इस कहानी ख़त्म करो। आइंदा सिलसिला जारी रहेगा दूसरे हिस्से में।